सीडीपी बाई निखिल सर की क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। और कल हमने जीन पियाजे की थ्योरी की थी। उसमें हमने जीन पियाजे के बारे में जाना था। उनके द्वारा दी गई थ्योरी कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी कि संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के बारे में हमने जाना था। और उनकी 2 स्टेजेस हो गई थी और 2 स्टेजेस रह रही है, यानी कि उन्होंने 4 स्टेजेस दी थी, तो 2 हमारी कल कंप्लीट हो गई थी। और आज हम बची हुई स्टेजेस को कंप्लीट करेंगे। और उससे पहले हम थोड़ा सा रिकॉल भी करेंगे जीन पियाजे के बारे में जो हमने कल डिस्कस करा था। तो अब हम उनके बारे में अच्छे से, तो गाइस अब हम ये यानी कि कल हमने जीन पियाजे की थ्योरी के बारे में डिस्कस करा था, तो अब हम इसका थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। तो पियाजे ने कौन सी थ्योरी दी थी? कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी दी थी। और वे काके थे? पियाजे जो थे वो स्विस साइकोलॉजिस्ट थे। इनका जन्म जो हुआ था 9 अगस्त 1896 में हुआ था। और ये कहाँ पर हुआ था? इनका जन्म स्विट्ज़रलैंड में हुआ था, इसलिए इनको स्विस साइकोलॉजिस्ट भी बोला जाता है। और आगे वाली स्लाइड में दे रखा है कि जो पियाजे का सिद्धांत हमें बताता है कि बच्चा एक मानसिक संज्ञानात्मक संरचना के साथ पैदा हुआ है जो आपका 14 या 15 साल की उम्र में अधिकतम विकास प्राप्त करता है और प्राप्त करता है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग चलते हैं मैक्सिमम ग्रोथ अराउंड द एज 14 और 15 ईयर्स में। ठीक है, पियाजे ये मानते हैं। नेक्स्ट वाली स्लाइड में क्या दे रखा है कि आपको एक क्वेश्चंस दे रखा है नेक्स्ट वाली स्लाइड में, जिसके बारे में कल मैंने बताया था कि जो आपको बताना है कि जो पियाजे अकॉर्डिंग टू पियाजे के अनुसार, यानी कि पियाजे के अनुसार बच्चों की सोच में अंतर होता है डैश वयस्कों की तुलना में। तो आपको ये क्वेश्चंस आया और क्वेश्चंस है आपका सीटेट में आया क्वेश्चंस है। तो इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मीन्स आपका ये सी हो जाएगा इसका आंसर, यानी कि प्रकार और मात्रा में जो आपकी पियाजे कहते हैं कि जो बच्चों की सोच है ना वो काइंड में डिफरेंस है। ठीक है, और अमाउंट में सेम होती है। ठीक है, अमाउंट में सेम होती है, तो अंतर होता है वयस्कों की तुलना में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, काइंड एंड अमाउंट। अब आगे वाली स्लाइड में दे रखा हमें ये वाले, यानी कि इसके एलिमेंट्स हमने कल किए थे। तो ये हमारे एलिमेंट्स हैं, या फैक्टर भी बोल सकते हैं हम इनको। एलिमेंट्स कह सकते हैं या फैक्टर कह सकते हैं। ठीक है, तो ये फैक्टर कल हमने किए थे, आज हम इसका थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। तो फैक्टर कौन कौन से थे हमारे? एक तो था हमारा मैचुरेशन था, एक्सपीरियंस था, सोशल इंटरेक्शन था और इक्विलिब्रिएशन था। ठीक है, मैचुरेशन मीन्स परिपक्वता, एक्सपीरियंस आपका अनुभव या एक्टिविटी जो भी आपने अभी तक की, सोशल इंटरेक्शन यानी कि सामाजिक आंतरक्रिया, और इक्विलिब्रियम हो जाता है आपका संतुलन। ठीक है, नेक्स्ट वाली स्लाइड में क्वेश्चंस दे रखा है, जैसे कि कल मैंने आपको बताया था जो आपके जीन पियाजे थे वो कैसे साइकोलॉजिस्ट थे, वो कंस्ट्रक्टिविस्ट साइकोलॉजिस्ट थे और वो संरचनावादी को फॉलो करते थे। और इसलिए वो एक्टिव होकर, यानी कि वे कहते थे कि बच्चा सबसे ज़्यादा एक्टिव होकर सीखते हैं। तो उसी पर बेस एक क्वेश्चन है, भाषा विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को पियाजे द्वारा कम करके आंका गया था? तो आपको ये देखना है कि जो आपका ये जीन पियाजे कहते हैं कि जो भाषा के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को पियाजे के द्वारा कम करके आंका गया था। और कल मैंने ये इस थ्योरी में ये भी बताया था कि जो जीन पियाजे हैगे वो लैंग्वेज को इतना इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। लैंग्वेज को इम्पोर्टेंस कौन देते हैं? चॉम्स्की और वाइगोस्की। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा एक्टिव कंस्ट्रक्शन बाय द चाइल्ड। किस क्षेत्र को पियाजे द्वारा कम करके आंका गया था? तो कम करके आंका गया था, तो इसका कम करके आंका गया था, तो ये अहम केंद्रित भाषा हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ईगोसेंट्रिज्म स्पीच। ठीक है, सी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, ईगोसेंट्रिक स्पीच हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने ना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस इस पर नहीं दी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ईगोसेंट्रिज्म, अहम केंद्रित भाषा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। नेक्स्ट वाली स्लाइड में हमें एक क्वेश्चन और दिया हुआ है कि जो पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा? आपको ये बताना है। अच्छा, मैंने जो एलिमेंट्स बताए थे उनमें से ही एक आपको दे रखा, 3 दे रखे और एक नहीं है।
तो आपको वो एलिमेंट्स पहचानने, तो आपको सोशल एक्सपीरियंस दे रखा है, मैचुरेशन दे रखा है, एक्टिविटी दे रखा है, और एक नहीं दे रखा है और एक बाहर से दे रखा है, तो वो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर, लैंग्वेज हो जाएगा, जो कि आपका एलिमेंट्स नहीं है। और मैंने ये भी बताया था कि जो पियाजे हैगे वो पियाजे जो हैगे वो लैंग्वेज को इतना इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट वाली स्लाइड में दे रखा हमें, अच्छा इसमें दो थिंग्स यानी कि दो वस्तुएं समझने में आते हैं कि हम, कल मैंने ये भी बताया था कि जो पियाजे हैगे वो पियाजे कहते हैं कि पहले बच्चे में थॉट डेवलपमेंट होता है, यानी कि बच्चे में पहले विचार आते हैं और फिर लैंग्वेज आती है। ये पेन थोड़ा सा चल नहीं रहा तो अच्छे से, तो आप वर्बली सुनते चलना और अपनी नोटबुक में नोट डाउन करते हुए चलना। तो आप, ये थॉट है और लैंग्वेज, यानी कि वो कहते हैं पहले थॉट डेवलपमेंट होता है बच्चे का और फिर लैंग्वेज आती है, यानी कि पहले भाषा डेवलपमेंट होगी फिर विचार आते हैं। ठीक है, कल ये मैंने अपनी इस थ्योरी में बताया था और ये भी डिस्कस किए थे कल अपनी थ्योरी में, ये एसिमिलेशन, इक्विलिब्रिएशन, न्यू सिचुएशन और डिसइक्विलिब्रियम और एक्मोडेशन। अच्छा, कल मैंने डिसइक्विलिब्रियम के बारे में और न्यू सिचुएशन के बारे में नहीं थोड़ा सा डिस्कस करा था, तो आज हम अच्छे से इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो जो आपका ये एसिमिलेशन हैगा, एसिमिलेशन मीन्स कुछ ऐड करना। ठीक है, आपने पुराने नॉलेज में यानी कि प्रीवियस नॉलेज में कुछ ऐड किया, वो आपका एसिमिलेशन हो गया। और आपका एक्मोडेशन क्या है, मैंने दो टर्म बताई थी एक्मोडेशन की, जैसे मॉडिफाई और चेंज। ठीक है, मॉडिफाई किया आपने और चेंज किया, जैसे आपने 4 लेग वाले एनिमल को अब आप उसमें आपको ये पता चल गया कि सभी 4 लेग वाले एनिमल कैट नहीं होते, डॉग भी होते हैं, घोड़े भी होते हैं और भी कुछ होते हैं। ठीक है, तो आपने काऊ भी देखा, तो उसके अकॉर्डिंग आपने एक्मोडेट कर लिया, यानी कि मॉडिफाई कर लिया और चेंज कर लिया, तो उसके अकॉर्डिंग आपने ये दोनों बारे इनके दोनों के विषय में जान लिया। जब आपको एसिमिलेशन और एक्मोडेशन के बीच में डिफरेंस पता चल गए, यानी कि आप इनको अब अच्छे से जान लेते हैं, तो आप कंफ्यूजन नहीं होते, तो आप में क्या आ गया, इक्विलिब्रिएशन, यानी कि आपने इनके दोनों के बीच में क्या बना लिया, आपने इन दोनों के बीच में आपने एसिमिलेशन के बीच में और एक्मोडेशन के बीच में इक्विलिब्रियम कर लिया है, यानी कि आपने संतुलन बना लिया, यानी कि बैलेंस बना लिया, आपने क्या बना लिया, बैलेंस बना लिया, संतुलन कर लिया। अब आप क्या करते हैं, न्यू सिचुएशन में जाते तो आप उसमें क्या कर लेते हो, इक्विलिब्रिएशन कर लिया आपने, न्यू सिचुएशन में क्रिएट करके आपने इक्विलिब्रिएशन कर लिया। अगर आपने एसिमिलेशन और एक्मोडेशन में अंतर को नहीं समझ पाए तो आप क्या करोगे, तो आप में यानी कि एसिमिलेशन और एक्मोडेशन के बीच में आपने डिफरेंस नहीं पता पा रहे, तो आप उसमें डिसइक्विलिब्रियम में आ रहे हो आप, यानी कि वो आपका क्या हो जाएगा, डिसइक्विलिब्रियम। ठीक है, आप इक्विलिब्रिएशन नहीं कर पा रहे हो उसमें, आप फिर विभेदीकरण, डिसइक्विलिब्रियम को आप विभेदीकरण भी बोल सकते हो, विभेदीकरण। ठीक है, तो आप उसको विभेदीकरण भी बोल सकते हो। अच्छा, ये प्रोसेस यानी कि ये टर्म थी जो आपकी दे रखी है, एसिमिलेशन, इक्विलिब्रिएशन और आपका ये डिसइक्विलिब्रियम और एक्मोडेशन। न्यू सिचुएशन में आप, यानी कि जब न्यू सिचुएशन में आ जाते हैं तो आप कैसा रिएक्ट करते हैं, तो इसके बारे में बता रखा था। ठीक है, तो आपने ये टर्म, और यहाँ से टर्म से क्वेश्चंस बनते हैं, और मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और न्यू क्वेश्चंस भी बनाए हैं इसके ऊपर, तो वो वीडियो भी जल्द आपको मिलेगी। ठीक है, तो अब आपको ये इनसे रिलेटेड कोई भी डाउट हो अभी भी, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और इसके बारे में अच्छे से जान सकते हैं। तो अभी मैंने वैसे तो मैं आशा करता हूँ कि कोई डाउट बचना नहीं चाहिए, क्योंकि अच्छे से एक्सप्लेन हो चुका है ना। तो इसलिए अब हम नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। तो नेक्स्ट वाली में दे रखा हमारी स्टेजेस, जिसमें कि हमने कल 2 स्टेजेस कर ली थी। तो हमारी जो स्टेजेस है कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, जिसमें फर्स्ट हमारी थी क्या थी, फर्स्ट वाली में थी, तो हमारी फर्स्ट वाली में दे रखा है सेंसरी मोटर स्टेज, जो आपकी 0 से 2 ईयर्स होती है। और सेकंड में दे रखा हमारा प्री ऑपरेशनल स्टेज, जो आपकी 2 से 7 ईयर्स होती है। और थर्ड वाली रह गई थी हमारी, यानी कि 2 कंप्लीट हो गई थी, सेंसरी मोटर और प्री ऑपरेशनल। आज हम करेंगे कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और फॉर्मल ऑपरेशनल। इसके बाद हमारी पूरी थ्योरी जो हैगी स्टेजेस की, वो पूरी कंप्लीट हो जाएगी। अब हम इनकी स्टेजेस पे चलते हैं। अभी तक ये मीन्स एक
तो हमारी कॉन्क्रीट ऑपरेशन स्टेज हैगी थर्ड वाली, जिसको हम क्या बोलते हैं, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी बोलते हैं, जो हमारी 7 से 11 की ओर चलती है। ठीक है, इसको आप प्री गेइंग एज भी बोल सकते हैं, प्री गेइंग एज भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें बच्चे खेलते हैं। ठीक है, तो यानी कि ग्रुप में रहना सीखते हैं, तो गेइंग एज भी बोल सकते हो आप इसको। ठीक है, तो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में बच्चा क्या करता है, इसमें बच्चा कंजर्वेशन करना शुरू कर देता है, और कंजर्वेशन आ जाता है बच्चे में, और रिवर्सिबिलिटी गुण आ जाते हैं, यानी कि पलटावी गुण भी डेवलपमेंट होने लगते हैं बच्चों में, पलटावी गुण विकसित हो जाते हैं बच्चे में, क्लासिफिकेशन आ जाता है बच्चे में, सीरिएशन के गुण भी विकसित हो जाते हैं बच्चे में, और बच्चा यहाँ पर लॉजिक भी हो जाता है, लॉजिकली भी हो जाता है बच्चा यहाँ पर, तार्किक करना यानी कि तर्क लगाना शुरू कर देता है बच्चे में, यानी कि जो वस्तु दिख रही है बच्चे उसके बारे में अच्छे से सोच सकते हैं, जो बच्चे के सामने है चीज़ उसके बारे में अच्छे से सोच सकते हैं। कंजर्वेशन के गुण आ जाते हैं यहाँ पर बच्चे में, कंजर्वेशन के गुण आ जाते हैं। कंजर्वेशन से यहाँ से बहुत अच्छे क्वेश्चंस भी बनते हैं कंजर्वेशन से, तो इसको अच्छे से करते और चलना बच्चे। ये थर्ड वाली स्टेज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहती है, तो यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। तो कॉन्क्रीट ऑपरेशन स्टेज में बच्चे यहाँ तक ही आते हैं, और इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल भी दे रखे, वो हमारी आगे नेक्स्ट वाली स्लाइड में है। जैसे ये आ गया हमारा क्लासिफिकेशन है, तो क्लासिफिकेशन दे रखा बच्चे यहाँ पर यानी कि सर्कल वाले पैटर्न एक तरफ लगा लेते हैं, उनमें डिफरेंस कर लेते हैं बच्चे, रेक्टेंगल वाले एक तरफ हो जाएंगे, और स्क्वायर वाले एक तरफ, और आपके त्रिभुज वाले यानी कि ट्रायंगल वाले अलग हो जाते हैं। यानी कि क्लासिफिकेशन के जो भी जितने भी गुण हैंगे, उन करेक्टरिस्टिक्स उनके बारे में सब कुछ जान लेते हैं बच्चे। ठीक है, तो जो आपकी 7 से 11 ईयर्स के में आते हैं, यानी कि कंजर्वेशन और क्लासिफिकेशन, सीरिएशन, ये सारे गुण विकसित हो जाते हैं बच्चे में। नेक्स्ट वाली स्लाइड में हमारा सीरिएशन, ये सारे की पॉइंट्स हैगे किसके, इसके कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज के थर्ड वाली स्टेज के सीरिएशन हैगे, यानी कि ये क्या है, की पॉइंट्स है। तो सीरिएशन भी एक करेक्टरिस्टिक्स है, यानी कि की पॉइंट्स है इस स्टेज का। किस स्टेज का, कौन से स्टेज का, 3 स्टेज का, यानी कि आपकी कौन सी, ये कॉन्क्रीट ऑपरेशन स्टेज, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो इसमें बच्चा सीरिएशन कर लेता है। आपने ये देख रहा होगा, देखे छोटा बड़ा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा, तो ये सीरिएशन में लगाना शुरू कर देता है। अब बच्चे में रिवर्सिबिलिटी भी आ जाती है बच्चे में। अब बच्चा बर्फ़ से पानी से बर्फ़ बना उनके बारे में जान सकता है बच्चा, और उनके बारे में तर्क भी कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट वाली स्लाइड में दे रखा हमें एक क्वेश्चंस दे रखा, नेक्स्ट वाली स्लाइड में इसको करते हैं अच्छे से, और ये क्वेश्चंस आया और है इसलिए मैंने इस स्लाइड में डाला हुआ है। तो पियाजे प्रस्तावित करते हैं कि पूर्व संक्रियात्मक बच्चे संरक्षण में असमर्थ होते हैं। निम्नलिखित कारकों में से किसको उन्होंने इस असमर्थता के लिए जिम्मेदार ठहराया है। 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है आपका KVS में। तो ये इसका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर बन जाएगा, यानी कि विचार की अपरिवर्तनीयता, यानी कि इरिवर्सिबिलिटी ऑफ थॉट की वजह से बच्चा क्या नहीं कर पाता है, कंजर्वेशन नहीं कर पाता है, क्योंकि बच्चा नहीं जान सकता कि क्योंकि बच्चे में ना अभी कंजर्वेशन की जो वो हैगी एबिलिटी नहीं आई होती है बच्चे में, क्योंकि बच्चा नहीं जानता कि भाई पानी से बर्फ़ भी और बर्फ़ से पानी बन सकती है। ठीक है, तो इसलिए इरिवर्सिबिलिटी ऑफ थॉट की वजह से बच्चे में ये इनका अभाव मिलता है। तो नेक्स्ट वाली स्लाइड में हमें दे रखा है, ये देखिए एग्जांपल दे रखा है इस वाली स्लाइड में। तो जो ये हैगा बच्चा कंजर्वेशन कैसे कर लेता है, यहाँ पर बच्चा जान जाता है कि 2 बीकर हैगे, एक आपका इसमें रेक्टेंगल में दिया हुआ है, एक सर्कल में दिया हुआ है। तो उसमें आप ये देख लेते हैं कि और दोनों में क्वांटिटी, ये इनकी जो वॉल्यूम हैगा वाटर का वो सेम ही है। ठीक है, इसमें दे रखा है। तो अब बच्चा यहाँ पर समझ जाता है कि दोनों में पानी की जो मात्रा है वो सेम है, बस शेप अलग है, शेप अलग ले लेते हैं। तो यहाँ पर बच्चा कंजर्वेशन कर लेता है। तो अब बच्चे में कंजर्वेशन की मात्रा भी डेवलपमेंट हो जाती है। ठीक है,
तो ये थर्ड स्टेज के ही करैक्टरिस्टिक चल रहे हैं अभी। और अब इसके बाद आते हैं हमारी फोर्थ स्टेज आती है, जो हमारी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज है, जिसमें जो हम हिंदी में इसको बोलते हैं अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था बोलते हैं। और इसमें बच्चा एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग के बारे में जान जाता है। बच्चा एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग के बारे में जान जाता है बच्चा। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग यानी कि अमूर्त तर्क लगाने लगता है बच्चा। बच्चे के सामने कोई चीज़ है भी नहीं तो उसके बारे में भी सोचने लगता है बच्चा। हाइपोथेटिक डिडक्टिव रीजनिंग करने लगता है बच्चा। हाइपोथेटिक डिडक्टिव रीजनिंग भी बच्चा यहाँ पर करने लगता है। डिडक्टिव रीजनिंग भी यहाँ पर करता रहता है। अब मैं वर्बली जो बोल रहा हूँ आप उसको नोट डाउन करते चलना, क्योंकि ना यहाँ पर पेन की थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए तो इसमें आपको समझ में नहीं, यानी कि आपको जो मैं लिख रहा हूँ इसमें थोड़ी प्रॉब्लम होगी समझ में, पर जो मैं वर्बली बोल रहा हूँ आप उसको अच्छे से सुनकर अपनी नोट्स बना सकते हो। तो यहाँ पर हाइपोथेटिक डिडक्टिव रीजनिंग की जो ये गुण आ जाते हैं बच्चे में। अब बच्चा इसमें तार्किक बन जाता है और अच्छे से सोच सकता है। और ये 7 से 11 तक नहीं होती है, ये टाइपिंग एरर है। ये 11 से अबव के बीच में अबव होती है। 11 से 15 के बीच में मानी जाती है, या उससे अबव भी हो जाती है, अन्य बुक में दे रखा होगा। तो ये 7 से उसमें नहीं है, ये गलत एरर है, ये एरर हैगा बच्चे। तो इसलिए आपका जो ये स्टेजेस हैगी वो 11 से 15 के बीच में चलती है, ठीक है। और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हमारे बनेंगे वो मैं जल्द से ही अपलोड कर दूंगा। तो इसके बारे में सिर्फ इतना ही था। और अगर इससे आपको ज़रा सी भी हेल्प मिले तो बच्चे हमें तो बहुत ही खुशी होगी कि भाई बच्चे की तरफ से थोड़ा रिस्पॉन्स अच्छा था। तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को, और अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं, और अपने दोस्तों को जो भी टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उससे उनको बता सकते हैं, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।